ये जो पूरा दिखाया गया, पहली बात ये कि क्या ये कंट्रोवर्सी वाकई में होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कंट्रोवर्सी, और क्या ये कंट्रोवर्सी, दो पॉइंट है। एक, ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। दूसरा, ये एक क्रिएटिव आर्टिस्ट की क्रिएटिव लिबर्टी का भी सवाल है। इन दोनों के बीच में क्या कहीं कोई जगह बनती हुई दिखाई पड़ती है आपको? आप उससे पूछ रहे हैं? कर्नल साहब, कर्नल दिनेश। अनम्यूट सर। या प्लीज गो अहेड, प्लीज गो। कैन यू हियर मी नाउ? आई कैन हियर। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसे अभी एक प्रवक्ता ने बताया कि असली मुद्दा कहीं और है, और वो मुद्दा ये था कि हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर बहुत बड़े स्तर पे हुआ उस टाइम पे, और जो पिक्चराइजेशन की जा रही है, देखिए उसके बारे में मैं कमेंट करना नहीं चाहूंगा बिकॉज दे आर एट लिबर्टी टू डू व्हाट दे वांट, बट एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर अगर मैं बोलना चाहूं तो वो ये थे कि उस टाइम पे 3 इवेंट हो रहे थे। पहला इवेंट हो रहा था कि हम लोगों ने जुलाई के अंदर कारगिल वॉर जीता और हम उसकी खुशी मना रहे थे, लेकिन उसी दौरान में मुशर्रफ अक्टूबर के अंदर मार्शल लॉ लाने की तैयारी कर रहा था, और जैसे ही अक्टूबर के अंदर मार्शल लॉ आता है, मुशर्रफ जो है आईएसआई के जो चीफ थे उस टाइम पर, नसीम राणा आई थिंक सो, उनको चेंज करके और जियाउद्दीन भट्ट को लेके आते हैं, और जियाउद्दीन भट्ट के जो संपर्क हैं वो सारे आतंकवादी ग्रुप से बहुत तगड़े थे। अब इसी दौरान में नेपाल में एक बात हो रही है अगले 3 महीने के अंदर कि जो आईएसआई है वो स्मगलर्स के ग्रुप के साथ में नेक्सस करता है, और ये नेक्सस इतना स्ट्रांग हो जाता है आशुतोष जी कि वहां की सरकार को भी थोड़ा गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे जो रॉ के एक अधिकारी वहां दूतावास में बैठे थे, आई थिंक उनका नाम था शशि भूषण सिंह तोमर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। सो ही वाज सिटिंग देयर, और जब एडवाइजरी लागू जारी की गई थी, इंफॉर्मेशन दी गई थी एजेंसी द्वारा कि हाईजैक की पॉसिबिलिटी है, तो उन्होंने सरेआम नकार दिया था कि क्या मजाक है। लेकिन उस टाइम पर नेपाल के अंदर चूंकि आईएसआई का ये नेक्सस नेपाल से भी नाखुश था, क्योंकि ये चाह रहे थे कि जो भारत और नेपाल के साथ में जो बॉर्डर है उस पर जितनी मस्जिदें हैं उनके अंदर ये अपने टेररिस्ट ग्रुप को घुसेड़ सके, उससे वो नेपाल की सरकार परमिट नहीं कर रही थी। प्रिंस जो था वो इनके साथ नहीं दे रहा था, पैलेस के खिलाफ थे ये लोग, और माओवादियों को इन्होंने चीन के माध्यम से अपनी तरफ थोड़ा कर लिया था। यही कारण है कि एक बॉम्ब फटा था इस IC-814 के प्रकरण के बाद, सारे के सारे लोग इनके नेपाल से निकाले गए थे। इन लोगों ने फॉल्स जो है वो हमारे इंडियन पासपोर्ट बनाए, और ये जो नाम दिए जा रहे हैं इन्हीं नामों से बनाए थे जो टेररिस्ट थे। तो अब ये जो इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, ये एक चीज है जिसके ऊपर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस वी डिड इट, बिकॉज अगर हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर हम दोबारा भूल करेंगे। दूसरा मेरा पॉइंट ये है इस IC-814 के अंदर कि जिस प्रकार जैसे बताया गया अभी गौतम साहब द्वारा, आजाद साहब द्वारा, कि इजराइल एयर फ्रांस का एक एयर फ्रांस का 239 करके था, जिसके अंदर 2 पैलेस्टाइन और 2 जर्मन के जो टेररिस्ट थे उन्होंने उसको अगवा किया, और फिर उसके बाद मुसाद ने अपना कमाल दिखाया दूसरे देश में जाके। उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की, जैसे आज परवाह नहीं कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को इन लोगों के कम से कम 250 लोगों को किडनैप किया हमास ने, अभी भी 140 उनके कब्जे में है, लेकिन क्या ये रुक रहे हैं क्या कि हमास 140 को मार देगा? तो ये सिर्फ मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये देश के हर नागरिक को समझना पड़ेगा कि जब देश के ऊपर बात आएगी तो कुर्बानियां देनी होंगी। और अगर हम इस भावना में चलते तो जो प्रकरण हुआ उस टाइम पर देखिए, IC-814 आया, लाहौर ने उसको परमिट नहीं किया था, वो जाके अमृतसर उतर गया, 45 मिनट्स तक वो तेल का वेट कर रहा था। और ये जो टाइम था 45 मिनट्स, मैं कहूंगा इसको काउंट ना करो, इसे पीछे चले जाओ। काठमांडू से उड़ने के बाद ठीक 3:59 पे जाकर के ये एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया गया था, और पाकिस्तान से लेके हर एक को मालूम चल गया था, बिकॉज ये लोग वहां पे लाहौर में उतरने की परमिशन मांग रहे थे, हमें भी मालूम चल गया था। तो हमारी एनएसजी कहां थी? क्यों रेडी नहीं थी इंडियन एयरपोर्ट के ऊपर एक जहाज के साथ में? कितना टाइम लगता है अमृतसर को? 30 मिनट्स। मोमेंट दे लैंडेड इन अमृतसर, वी शुड हैव बीन इन अमृतसर। बट जैसे कि रॉ के चीफ ने भी मतलब ये मान लिया है कि गलती हुई है उस टाइम पे, देयर वाज नो डायरेक्शंस गिवन इवन टू डीआईजी जो सरबजीत सिंह जी थे, आई थिंक उस टाइम पे वहां पे, वो तो कह रहे थे कि मैं केपी सिंह नहीं हूं, आई कांट बिहेव लाइक हिम। और उनको प्रकाश सिंह बादल साहब ने कहा कि हमको रक्तपात नहीं चाहिए, ना ही सरकार की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आ रही थी। तो वी शुड ऑल एक्सेप्ट, यस वी मेड ए मिस्टेक,
वी शुड हैव ठीक है। टेकन ए स्ट्रांग स्टैंड। अगर कोई वहां पे हमारे लोग 50-100 मरते भी ये बोलते हैं तो ठीक है, कुर्बानियां थी हमारी, लेकिन इनको छोड़ना नहीं चाहिए था हम लोगों को। बिल्कुल, लेकिन एक बिल्कुल। बार ये जहाज उड़ गया, उसके बाद में आशुतोष जी कोई भी कर्नल प्राइम साहब, मिनिस्टर होता। कल से आपका पॉइंट ये कि भारत सरकार को कड़े कदम लेने चाहिए, उनके पास उचित समय था, लेकिन उन्होंने उस समय का सदुपयोग ना करते हुए किसी तरीके की कोई प्लानिंग नहीं की। और आपका यह भी कहना है कि कड़े कदम का मतलब यह, अगर देश के लिए लोगों को कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो फैसला करना चाहिए। फैसला पॉलिटिकल जो मास्टर्स होते हैं, दरअसल उनको ये फैसले करने होते हैं, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होते हैं या गृहमंत्री की कुर्सी पर होते हैं, फैसले उनको करने होते हैं। बाकी लोगों को उसको एग्जीक्यूट करना, और यह मानना पड़ेगा कि वो फैसले करने में नाकाम रहे या उन्होंने गो अहेड नहीं दिया।